चलो वेलकम टू गेडियो कॉमर्स क्लासेस। बच्चों जैसे कि हमने अभी चैप्टर नंबर 7A फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट किया, जिसमें हमने इलिस्ट्रेशन जो थे वो भी 6 एग्जांपल लिए, साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे वो भी हमने देखे। बाद में हमने उस पे एक टेस्ट ली जो कि 15 मार्क की टेस्ट हमने कंडक्ट की, जिसमें कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे और 5 मार्क के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे। 5 मार्क में से कुछ ऑड कुछ इवन, और उसके अलावा फिर एक टर्म्स या फ्रेज या वर्ड्स वहां पे लिखना था। ऐसे कुछ 5 मार्क के क्वेश्चन लिए। ऐसे 10 मार्क के हमने पूरा फोकस किया एमसीक्यूज के ऊपर, और बाकी जो 5 मार्क का जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट आता है वो हमने देखा। यानी हमने ऐसे पैटर्न में पेपर क्यों लिया कि इससे वो चैप्टर से रिलेटेड जितने भी अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वो वेटेज के हिसाब से पूरा वो चैप्टर कवर होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, वो जो टेस्ट हमारी क्लास टेस्ट थी वो टेस्ट पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं बोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो चलो अभी हमारी टेस्ट क्या थी बच्चों, जैसे अभी देख रहा है कि टाइम था 30 मिनट। चैप्टर नंबर 7A फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मार्क थे 15, है ना। ये टेस्ट हमने कंडक्ट की थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ए सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। देखो ये यहाँ पे ही क्वेश्चन दे हुआ है बच्चों, क्या दे हुआ है क्वेश्चन, ए सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और उसने बोला एंड रीराइट द सेंटेंस कि आपको सेंटेंस को लिखना है फिर से। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ आंसर लिखते हैं, लेकिन जब भी फिलिंग द ब्लैंक वाला क्वेश्चन रहेगा तो अब आपको या चॉइस करना है, कोई चीज को 4 में से एक चॉइस करना है और एक फिलिंग द ब्लैंक करना है, वो ब्लैंक जो स्पॉट है उसको फिल करना है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको स्टेटमेंट फिर से रीराइट करना पड़ता है। समझा गया। तो अभी इसमें फिर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द पर्सन ऑन हुम अ बिल्स इज ड्रॉन इज कॉल्ड। ऐसा पर्सन जिसके ऊपर हम बिल निकालते हैं, ऐसा पर्सन जिसके ऊपर हम बिल निकालते हैं इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों 4 ऑप्शन हमें दे हुए हैं, ए ड्रॉवी, बी पेई, सी ड्रॉवर और डी ए एक्सेप्टर। तो पहले तो समझ लो, ड्रॉवी यानी वो बंदा होता है जो हमसे उधारी पे माल लेता है, समझा ना, यस और नो। ये होता है डेटर्स, ये होता है हमारा कस्टमर। पेई वो पर्सन होता है जो हमारे बिहाफ पे क्या करता है बच्चों, पे वो पर्सन होता है जो हमारे बिहाफ पे क्या करने जाता है, पेमेंट लेने जाता है, कलेक्शन करने के लिए जाता है, एजेंट होता है। और उसके बाद में क्या दिया उन्होंने, ड्रॉवर। ड्रॉवर वो बंदा होता है जो बिल ड्रॉ करता है, जो सेलर होता है। और एक्सेप्टर वो होता है जो बिल को एक्सेप्ट करता है, अपनी साइन देता है, सिग्नेचर करता है कि भैया ये बिल से मैंने माल लिया और मैं इसका पेमेंट आपको कुछ दिनों बाद करूंगा, है ना। तो फिर हम जिस पे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दिया, द पर्सन ऑन हुम अ बिल इज ड्रॉन, जो पर्सन पे हम बिल निकालते हैं वो पर्सन को क्या बोलते हैं। फिर चारों में से कौन सा आंसर रहेगा, ड्रॉवी। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, तो अब ये लिखना कैसे है, तो ये है बच्चों मार्क। अगर देखे जाए तो ये 15 मार्क्स की टेस्ट थी। टोटल कितने मार्क्स की थी, 15 मार्क। टाइम जो था इसको कितना था, 30 मिनट्स। अब क्वेश्चन नंबर 1A, तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1A आपको लिखना कैसे, डायरेक्ट 1 लिखना है। अब सर क्या फिर हमने पूरा वो लिखना है क्या, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस, नहीं, हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आपको मार्जिन, अकाउंट में नॉर्मली मार्जिन ड्रॉ नहीं करते, लेकिन आपका जो पेपर आता है बोर्ड की जो आंसर शीट आती है इसमें ऑलरेडी मार्जिन ड्रॉ करके आती है, समझा गया। तो यहाँ पे आपको बच्चों मार्जिन आएंगी लाइक कुछ इस तरह से, समझा गया, है ना। तो हमें ऐसे लिखना है, या फिर और इसका और एक टेक्निक है, आप यहाँ पे एक छोटी शॉर्ट मार्जिन ड्रॉ कर सकते हो, समझा गया। और ये ऐसा भी लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1A उसमें 1, गॉट इट, उसमें 1। फिर क्या था, द पर्सन ऑन हुम, तो यहां लिखेंगे हम द पर्सन ऑन हुम, क्या बोले हुआ है, अ बिल इज ड्रॉन, अ बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, तो ये फिलिंग द ब्लैंक, ये जो ब्लैंक स्पॉट है इसको फिल करना है, तो क्या बोलेंगे। अब बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए ड्रॉवी, नहीं ये भी गलत है, ए नहीं लिखना है हमें, सिर्फ ड्रॉवी लिखना है, समझा क्या। वो तो ए बी सी डी आपको चॉइस करने के लिए दिया हुआ है कि समझना चाहिए ए वाला आंसर है कि बी है, लेकिन आपको लिखना कैसे बच्चों, ऐसे लिखना है, समझा गया। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर, तो एक लाइन छोड़ देना है हमें। फिर सेकंड क्वेश्चन का, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है पहले वो समझ लेते, समझ में आया इसका आंसर क्या है। अब सेकंड क्वेश्चन है, द ड्यू डेट ऑफ द बिल ड्रॉन फॉर 2 months ऑन 23rd November 2019
विल बी फिलिंग द ब्लैंक दे हुए आगे। ए 23 जैन 2020, 25 जैन 2019, 26 जैन 2019, 25 जैन 2020। तो बच्चों उन्होंने बताया कि एक ऐसा बिल हमने ड्रॉ किया जो हमने किया था 2 मंथ के साइट के लिए, और वो कब किया था? 23 नवंबर 2019, यानी हमने जब ड्रॉ किया वो तारीख थी, यानी डेट ऑफ बिल थी 23 नवंबर 2019 विल बी, और वो 2 महीने बाद उसकी साइट क्या रहेंगी, वो डेट क्या रहेंगी जिस दिन उसकी ड्यू डेट रहेंगी, क्योंकि इसमें बोला द ड्यू डेट ऑफ द बिल, वो बिल की ड्यू डेट क्या रहेंगी जिसकी साइट 2 महीने की रहेंगी, और जो ड्रॉ किया 23 नवंबर 2019 को। तो बच्चों अब एक चीज तो समझने वाली है, इसमें 4 ऑप्शन दे हुए थे हमें। पहला ऑप्शन, पहले तो हमारा बिल की जो डेट है, बिल की डेट क्या है बच्चों? 23 नवंबर 2019, ये हमारे बिल की डेट है। ये काय की डेट है बच्चों? बिल की डेट है। अब प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि बिल की डेट है और इसके ऑप्शन देखो क्या है, ए बी सी एंड डी, ये हमें ऑप्शन दे हुए है ना। अब अगर 23 नवंबर हमारे बिल की डेट है, 2 मंथ्स की बेटा साइड है, तो मुझे बताओ नवंबर के बाद में क्या आएगा रे? दिसंबर। उसके बाद में क्या आएगा रे? जैन। अब अगर दिसंबर क्रॉस हो रहा है तो जनवरी में ईयर क्या हो जाएगा? 19 की जगह 2020 हो जाएगा ना रे? यस और नो? यस और नो? तो अब इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया था रे उन्होंने? अगर पहले ऑप्शन को देखे जाए तो क्या दिया था पहला ऑप्शन? 23 जनवरी 2020, बरोबर है? क्या दिया था? 23 जैन 2020। दूसरा बी नंबर का ऑप्शन क्या दिया था रे? 25 जैन 19। उसके बाद में 26 जैन 2019, बाद में 25 जैन 2000, ये ऑप्शन दिए थे। अब मुझे सिर्फ आप इतना बताओ बच्चों कि 23 नवंबर 2019 है, बरोबर है? अब 19 के बाद 2 महीने हैं, तो नवंबर के बाद दिसंबर जनवरी आएगा ना, या नवंबर के पहले आता है, बाद में आता है ना? तो मुझे बताओ ये जनवरी 2019 का, यानी नवंबर के पहले 19 आता, ये तो वैसे कट हो गया। समझा क्या? उसके बाद में अगर ये भी देखें 25 जैन 2019, तो 19 का तो सवाल ही नहीं आ रहा ना, क्योंकि ये तो आगे के इसमें जा रहा ना। तो अब बचे हमारे पास 2 चॉइस, एक तो 23 जैन या 25 जैन है। 2 चॉइस है हमारे पास, बरोबर है ना? कितनी चॉइस है? तो ये तो कंफर्म हो गया, एक तो ये आंसर होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए। फिर अब इसमें कौन सा आंसर हमारा परफेक्ट रहेगा? 23 जन से तो 23 दिसंबर, ये हो गया 1 महीना। फिर 23 दिसंबर से 23 जैन, ये हो गया हमारा सेकंड मंथ। तो रूल के हिसाब से देखी जाए तो सेकंड मंथ हमारा बरोबर यहाँ पे कंप्लीट होता, तो रूल के हिसाब से ये आंसर होना चाहिए था। लेकिन ये आंसर क्यों नहीं है सर? ये आंसर इसलिए नहीं होता है क्योंकि कोई भी ड्यू डेट में 3 डेज ऐड होते हैं बच्चों, जिसको ग्रेस डे बोलते हैं। 3 डेज क्या होते हैं? ऐड होते हैं, जिसको कौन से डेज बोलते हैं? ग्रेस डे। क्यों बोलते हैं इसको ग्रेस डेज? क्योंकि जरूरी नहीं 23 के दिन अगर संडे आ गया और उस दिन उसकी शॉप बंद रही तो फिर क्या करोगे? वेनसडे आ गया और उस दिन वेनसडे को मार्केट क्लोज रहता है तो क्या करोगे? है ना? उस दिन वो बाहर गांव चले गए या आप बाहर गांव चले गए तो क्या करोगे? इसलिए 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं कि ना कोई गवर्नमेंट हॉलीडेज आता होगा वहां पे, या कुछ भी ऐसा नहीं आना चाहिए। और इसलिए फिर अगर हम वो 3 डेज ऐड करते हैं 23 में, अगर 3 प्लस करते हैं तो वो आएगा 26। क्या आता है बच्चों? और फिर रूल के हिसाब से आता है 26 जनवरी। क्या आता है? 26 जनवरी 2020। लेकिन 26 जनवरी ये तो इंडियन फेस्टिवल डेज है, इंडिया का क्या है? फेस्टिवल डेज है। 3 फेस्टिवल है ना, 26 जनवरी, 15 अगस्त और गांधी जी जयंती 2 अक्टूबर। तो ये डेट को तो सभी ऑल ओवर सेलिब्रेशन होता है, तो सभी क्लोज होता है शॉप्स वगैरह। तो इसका मतलब है इसका एक दिन बाद में तो जा नहीं सकता, क्योंकि 3 दिन ऑलरेडी हम ज्यादा दे रहे हैं। तो फिर अगर 27 लिख देंगे तो ये तो कितने दिन हो जाएंगे? 4 डेज हो जाएंगे। लेकिन रूल कितना है? तो फिर एक दिन पीछे आएंगे हम, तो उसका आंसर क्या आएगा फिर? 25 जैन 2020। गॉट इट? पक्का समझ में आ गया? यस और नो? तो फिर लिखेंगे कैसे अब यहाँ पे? द ड्यू डेट ऑफ द बिल ड्रॉन फॉर 2 मंथ। मेरे साथ आपको भी लिखना है बच्चों। ऑन 23 नवंबर 2019 will
बी, क्या आएगा फिर आंसर? 25 जैन 2000। गॉट इट? यस और नो? समझ में आया क्या बच्चों सबको? पक्का समझ में आया क्या? हाँ या ना? नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट नहीं बोलो, और समझ में आया तो डायरेक्ट हाँ बोलो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल आते हैं एग्जाम में। समझा क्या? तो समझ में आया आंसर राइट वाला क्या है, रॉन्ग वाले भी क्या है, ये भी हमें समझना है। रॉन्ग वाला क्यों नहीं आया सर, ये भी हमें समझना है। सिर्फ राइट को नहीं समझना है कि सर राइट इसलिए आ गया, लेकिन रॉन्ग क्यों नहीं आया ये भी हमें समझना है। समझा क्या? अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी ये देखो, ये ऐसे पैटर्न में होना, ये 1 2 बाद में यहाँ पे 3। गॉट इट? समझा क्या? अब ये थर्ड देखो क्या दे हुआ है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए। देयर आर फिलिंग द ब्लैंक पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कितनी पार्टीज होती है? कितने पार्टीज होते हैं? कितने लोग थे? 3 थे सर, नॉट सरदार, ठीक है। कितने लोग थे? 3 थे। क्या नाम रहता है वो 3 लोगों का? ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई। ड्रॉवर, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि सर शोले पिक्चर में कितने लोग थे, तो वहां पे 2 थे, लेकिन यहाँ के हमारे 12th में कितने लोग रहते? 3। पहला कौन है? ड्रॉवर। दूसरा कौन है? ड्रॉवी। तीसरा कौन है? उससे ज्यादा होते हैं क्या? नहीं। तो फिर बच्चों यहाँ पे आंसर पहला है 5। 5 तो नहीं होते सर, है ना? अब यहाँ पे 5 कैसे आया? 5 आया 2 टाइप में। एक है इंड्रॉस करते हम बिल, क्या करते? इंड्रॉस। किसको करते? इंड्रॉसी को। और एक बैंक से डिस्काउंटेड करते, तो बैंक वाले के पास भी मिल जाता। तो इसलिए ये 5 नंबर का ऑप्शन दिया बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, कि उसके कैलकुलेशन में दिमाग में आए ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई। कमॉन, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई, इंड्रॉसी एंड बैंक। समझा क्या? तो ये लाइट लगना चाहिए, इसलिए 5 है क्या? नहीं, लेकिन वो गलत है। बाद में है बच्चों 4। अब 4 कैसे? तो इंट्रोसी, बैंक वाले के बैंक से तो हम ले रहे, बैंक बाद में उससे ले लेंगे, तो बैंक छोड़ के अगर देखें तो इंट्रोसी तक 4 वो ऐड कर रहा है। अब 3, राइट आंसर तो 3 है, क्योंकि जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बनाते हैं तो उसमें 3 ही लोग आ सकते हैं मैक्स टू मैक्स, और 2 तो होने का सवाल ही नहीं होता है। 2 भी होते हैं, लेकिन पर्सन कितनी, पार्टीज कितनी होती है? 3 होती है। समझा क्या? यस और नो? तो राइट आंसर क्या है बच्चों फिर इसका? तो लिखोगे कैसे? देयर आर थ्री पार्टीज, क्या है? टू द, टू, टू है ना, टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो कितनी पार्टीज होती है बच्चों वहां पे? 3 होती है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको 2 लाइन करेंगे, 3 लाइन कर, ये भी गलत है। सिर्फ जैसा उसमें देवा है डॉटेड में लाइन दी हुई है, तो हमने भी डॉटेड में लिखना है। गॉट इट? उसमें कारागिरी नहीं करना है। समझ में आया क्या? तो ये हो गए बच्चों 3 मार्क का क्वेश्चन था ये, इसमें हमारे 3 मार्क कवर हुए। गॉट इट? और बाद में हमें क्या करना है, हमारी जो स्केल होती है बच्चों, उससे हमें इसको क्लोज करना है, ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। अब ये सिर्फ अपने टेस्ट के लिए करना है, जब आप एग्जाम में टेस्ट दोगे तब आपको, अब ये क्वेश्चन ए हो गया, इसके बाद में क्वेश्चन बी है, तो क्वेश्चन बी सेपरेट पेज पे सॉल्व करना है आपको। समझा क्या? क्वेश्चन बी कहाँ सॉल्व करना है? लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारे क्लास टेस्ट है, हम अगर हर पेज के लिए सेपरेट देंगे तो पेज जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो अब हम क्या सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 बी। क्वेश्चन नंबर 1 बी। गॉट इट? क्या पूछा? राइट द वर्ड, फ्रेज, टर्म which can substitute each of the following statement। क्या पूछा बच्चों? देखो, किसी को रीड करते आता है? बताइए फिर क्या पूछा? यानी उन्होंने बताया राइट द वर्ड, आपको एक वर्ड देना है, फ्रेज या फिर एक सेंटेंस, छोटा सा फ्रेज समझता है ना, या फिर टर्म, एक आदि कंसेप्ट बताना है, विच कैन, जो कि सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसका वो सब्स्टिट्यूट हो सकता। समझा क्या? यस और नो? गाड़ी चलती है जिसके लिए ईंधन लगता है, और ईंधन पे ही गाड़ी चलती है, तो गाड़ी काय पे चलती है? एक तो डीजल, पेट्रोल या गैस।
समझा क्या? यस और नो? तो समझा सब्स्टिट्यूट वर्ड? पक्का? तो चलो अब इसको लिखेंगे। तो पहले तो बताइए फिर इसमें क्वेश्चन जो है इसमें कौन सा सब्स्टिट्यूट वर्ड है। पहला क्वेश्चन दिया बच्चों उन्होंने 3 extra days which are allowed over and above the term of bill। बिल की जो ड्यू डेट होती है वो ड्यू डेट के ऊपर हम एक्स्ट्रा जो 3 दिन देते हैं सामने वाले को, 3 दिन की एक वैलिडिटी और एक्सटेंड करते हैं, वो 3 दिन के अंदर वो पेमेंट हमें कर सकता है। तो वो डेज को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? ग्रेस डे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 1B, उसमें लिखूंगा 1। गॉट इट? और फिर वो पूरा, सर फिर मुझे यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट लिखना है क्या? नहीं, हमें डायरेक्ट डायरेक्ट लिखना है आंसर। समझा? क्या रहेगा वो? ग्रेस डे। फिर अब बच्चों सेकंड, तो सर ये पक्का इसको मार्क मिल जाएंगे? यस। आपको वो सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन नंबर 1B लिखने की जरूरत नहीं है कि वर्ड है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर लिखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर अगर परफेक्ट लिख रहे हो ना बच्चों, 100% अच्छे मार्क मिलेंगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर में गड़बड़ी कर दी है तो आपने वो भले ही सेंटेंस लिखा होगा, मार्क अच्छे से नहीं मिलेगा आपको। समझा गया? तो यहाँ पे आपको आंसर ही लिखना है, बाकी उससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसी में, फी चार्जेस बाय नोटरी पब्लिक फॉर गेटिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर नोटेड। अगर बिल डिसऑनर्ड होता है तो नोटरी वाले जो होते हैं वो कौन सी फी चार्ज करते हैं बिल्स के लिए? यानी आपने बिल दिया, 2 महीने की साइट थी, 2 महीने बाद गए, आप बोले भैया पैसे दे, बोलता मैं देता नहीं पैसे, तेरे से जो होता है कर ले। तो फिर हम क्या करते हैं, उसकी नोटरी करवाते हैं, फिर वो नोटिंग चार्ज वगैरह लगता है, फिर हम बोलते हैं ऐसा है कि आप देख मैं दिखाता तेको, तेरा बिल है मेरे पास। फिर हम क्या करते हैं, उस पर केस करते हैं। समझा क्या? या फिर अगर बैंक पे हमने डिस्काउंटेड किया होगा बिल और बैंक बाद में गई होंगी उसके पास लेने के लिए, उसने बैंक को मना कर दिया होगा, तो बैंक भी हमें नोटिंग चार्जेस लगाती है। तो उस ऐसे चार्जेस को कौन से चार्जेस बोलते हैं? नोटिंग चार्जेस। कौन से चार्जेस बोलते हैं बच्चों? तो यहाँ पे फिर आंसर लिखना है क्या? यस, नोटिंग चार्जेस। बस यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा एंड हो गया। फिर से बच्चों इतना आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करके क्लोज करना है। गॉट इट? यस और नो? अब देखेंगे आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1C, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस। पढ़ना कभी भी क्वेश्चन को समझना चाहिए, घाई नहीं करना चाहिए। बच्चे क्या होते हैं टेस्ट में बहुत घाई करते हैं, जब भी एग्जाम सॉल्व करना है ना पेपर, तो घाई गड़बड़ करते, अरे ये तो मुझे वो पढ़ता ही नहीं, ऊपर क्या दिया, वो क्या था, स्टेट ट्रू और फॉल्स, मुझे आता ना ट्रू और फॉल्स, इनलाइन में बस नीचे, अरे ट्रू और फॉल्स के आगे भी तो पढ़, क्या दिया, रीजन दिया ना उसने। तो रीजन दिया तो इसका मतलब क्या, आपको रीजन बताना पड़ेगा। समझा क्या? तो फिर क्या दिया वहां पे, देखो आप वहां पे नंबर 1 होना बाय मिस्टेक, हाँ देखो आप दिखा क्या, inland bill is one which is drawn in one country and payable in another country। inland bill, inland बोले तो अपने भूमि के अंतर्गत। अब जमीन के अंदर का क्या, कि जमीन के अंदर जो होता है, सर नहीं जमीन के अंदर नहीं होता है, समझे? inland bill is one, inland bill वो होता है which is drawn जो कि निकाले जाता है in a one country एक ही देश में निकाले जाता है, and payable in another country और लेकिन उसका जो पेमेंट होता है वो दूसरे कंट्री में होता है। तो फिर क्या उसको इनलैंड बिल बोलते हैं? ये ट्रू है या फॉल्स है? तो हमें वहां पे लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 1C। अब बहुत से बच्चे सी ना क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 देते, बाद में यहाँ पे बी लिखते, सी लिखते, तो उसको थोड़ी मालूम है कि क्वेश्चन नंबर 1 का ही BC है। समझा क्या? तो आपको लिखना पड़ेगा बार बार क्वेश्चन नंबर 1B, क्वेश्चन नंबर 1C। समझा क्या? तो अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या है बच्चों, पहले तो बताओ क्या है ये, इसका आंसर हम लिखेंगे। अब थोड़ा सा इसको लिखना कैसे, पहले हम लिखेंगे इसका आंसर क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद में हम लिखेंगे इसका रीजन, क्यों फॉल्स है। अब रीजन लिखते वक्त भी अगर आप सिस्टमेटिकली नंबर में लिखते हो ना तो और भी अच्छे मार्क मिलते हैं। समझा? ये पैटर्न होता है लिखने का। तो रीजन क्या है भैया, अब क्या रीजन लिखोगे बताओ? इनलैंड बिल इज द बिल विच इज drawn in one country only
inland bill not only drawn in one country but also accepted in same country, या वन कंट्री लिखा तो भी चलता। Therefore क्या लिखोगे? above statement is false, ऐसा लिखा तो भी चलता। ठीक है, आप इसको भी एक लाइन एक, फिर सर हमने अगर इसको एक ही सेंटेंस में लिखा तो गलत है, गलत नहीं है, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ रीजंस लिखते कैसे। फिर यही इसके लिए नहीं, एसपीओसी इकोनॉमिक्स या कोई भी हो उसमें इस तरह से लिखे तो अच्छे से मार्क मिलते कि पहला, अब देखो अगर मान लो आपका रीजन गलत है लेकिन ये फॉल्स लिखा, इसको 1 मार्क दे देगा। फिर आपने 1 मार्क लिया, अब ये क्वेश्चन कितने मार्क का रहा? 2 मार्क का है ना, 1 मार्क तो इसको मिल गया। अब 2 मार्क में से 1 चले गया, बचा कितना? 1। तो 1 में भी आपने 2 सेंटेंस दिखा दिए कि इनलैंड बिल इज द बिल विच इज ड्रॉन इन वन कंट्री, कि एक ही कंट्री में ड्रॉ होता, और वो बिल ऐसा बिल होता है जो एक ही इसमें ये होता है, और इसलिए ये ऊपर का जो सेंटेंस उन्होंने बताया था ये गलत है। समझा? तो ये 2 के लिए आपने 3 वर्ड लिख दिए तो उसको 1 मार्क लिए, है ना, तो उसको तो 1 देना ही है। गॉट इट? तो इस तरह से इसको 2 मार्क पूरे मिलेंगे। समझा? थोड़ा सा पैटर्न बदलो बच्चों। गॉट इट? समझा गया? चलिए आगे। आगे उन्होंने दिया क्वेश्चन नंबर 1D, फाइंड द ऑड वन। ऑड वन, ऑड वन बोले तो क्या होता है? ऐसा वर्ड जो बाकी वर्ड से मैच नहीं करता, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसा वर्ड जो बाकी वर्ड से थोड़ा सा अलग है। अब फिर कैसे अलग है भैया? तो देखो कैसे अलग है, बताओ कैसे अलग है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है वो क्वेश्चन क्या है, क्या बोलता है? देखो, फाइंड ऑड वन, इनमें से एक ऑड वन को आपको बताना है। तो नंबर 1 है ए रिटेनिंग, दूसरा नोटिंग, तीसरा डिस्काउंटिंग, एंड्रोसिंग। अब ये 4 वर्ड का मतलब क्या होता है पहले तो हमें ये समझना है बच्चों। समझा क्या? तो देखो, रिटेनिंग का मतलब क्या होता है, जब मेरे पास कोई, मैं किसी से परचेस कर रहा हूँ उधारी पे, सबका ध्यान है क्या? मैंने उधारी पे माल परचेस किया, माल परचेस करने के बाद में मैंने उसको साइन करके रिटर्न किया, मैंने उसको बिल दे दिया, तो उसको बोलते हैं रिटेनिंग। उसको क्या बोलते हैं? सेकंड होता है बच्चों नोटिंग। नोटिंग बोले तो नोटिंग चार्ज, जब बिल डिसऑनर्ड होता है तब वो चार्जेस लगता है, एक्स्ट्रा पेमेंट, उससे उसको हम फाइन या पेनल्टी भी बोल सकते हैं, जो कि उसने बिल का पेमेंट टाइम पे नहीं दिया इसलिए हमको उस पर फाइन लगाते हैं, तो उसको नोटिंग चार्जेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? से थर्ड नंबर है बच्चों डिस्काउंटिंग। थर्ड नंबर क्या है? अब डिस्काउंटिंग बोले तो क्या होता है? डिस्काउंटिंग का मतलब होता है कि जो बिल मैंने लिया, मैं 2 महीने बाद उससे पेमेंट लेने जाऊंगा, आज मैंने साइन करवा के लिया, उसने एक्सेप्ट किया, मैंने वो बिल मेरे पास आ गया, एक्सेप्ट करके उसने रिटेनिंग किया, रिटेन करने के बाद में लेकिन मुझे आज ही पैसे चाहिए, बट मैं उसको मांग सकता क्या? क्योंकि वो तो मुझे 2 महीने बाद पेमेंट देगा और मैं भी उससे 2 महीने के पहले नहीं मांग सकता। तो मैं मेरे बैंक में ये बिल लेके जाऊंगा और बैंक को बोलूंगा सर देखो मेरे पास बिल है जिसका 2 महीने बाद मुझे पेमेंट मिलने वाला है, क्या आप मुझे आज के डेट में पेमेंट दे सकते हैं? बैंक ने पूछा कितने का है, मैंने बोला 3000। बैंक बोले ठीक है हम 200 रुपये माइनस करके देंगे। मैंने बोला ठीक है 2800 रुपये अभी दे दो। बैंक बोले फिर हम आप 2 महीने बाद बैंक वाले उससे ले लेंगे। हमने बोला चलता भैया मेरे को 2800 रुपये दे दो। बैंक ने मुझे 2800 रुपये दे दिए, मैंने बैंक को बिल दे दिया, बैंक 2 महीने बाद उसके पास जाएंगे और 2 महीने बाद उससे पेमेंट लेंगी। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको बिल डिस्काउंटिंग बोलते हैं। समझा क्या? इसको क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं? बिफोर ड्यू डेट अगर मैं मेरे बैंक से पैसे विड्रॉ कर रहा हूं, बिफोर ड्यू डेट अगर मैं मेरे बैंक से पैसे विड्रॉ करता हूं, दैट इज कॉल, दैट इज कॉल, दैट इज कॉल। समझा क्या? बाद में है इंट्रोसिंग। इंट्रोसिंग का मतलब क्या होता है? इंट्रोसिंग का मतलब होता है जब जो बिल है, अगर मुझे, मैंने क्या किया, अजय को माल बेचा था, अजय से मैंने बिल साइन करके लिया, अजय बोला मैं 2 महीने बाद पेमेंट दूंगा, बिल की अमाउंट है 2000 रुपए, बिल की अमाउंट कितनी है? अब मुझे विजय को पेमेंट देना था, मुझे विजय को पेमेंट है, मुझे विजय को भी कितने देना है? 2000 रुपए 2 महीने बाद। तो मैंने क्या कर दिया, अजय का साइन करे हुआ बिल विजय को दे दिया, बोला तू भैया उससे ले लेना। समझा क्या? तो वो क्या करता है, उससे ले लेगा, तो उसको बोलते हैं इंट्रॉस। तो मैंने बिल क्या किया, इंट्रॉस किया। इंट्रॉस करना अलग होता है, इंट्रॉस में हम बिल सिर्फ पर्सन बदल जाता है। समझा क्या? यानी पेई बदल गया है, जो पेई, मेरा पेई जा रहा था कलेक्शन करने, वो ना जाके कौन जाएगा, आप जिसको मैंने बिल दे दिया वो जाएगा। ऐसा आपके साथ होता है। आप अभी कल जैसा मैंने बोला कि रजिस्टर चेक करना है, रजिस्टर कंप्लीट चाहिए, अभी कुछ बच्चे बोलेंगे जिनके रजिस्टर कंप्लीट है भैया मेरे को दे दे रजिस्टर,
मैं लिख लेता हूँ, बाद में कल दे दूंगा। अब उसने ले लिया रजिस्टर, चले गया वो श्रीनेश, लिख लिया पूरा रजिस्टर। लिखने के बाद में क्या हो गया, फिर श्रीनेश को फोन आ गया कृष्णा का, अरे यार श्रीनेश तेरे पास वो कौशल का रजिस्टर है, तेरा लिखना होगा कि मुझे दे देना। तो फिर श्रीनेश ने क्या बोला, ठीक है मैं तेरे को दे देता, लेकिन कल सुबह लेके आ जाना तूने। तो श्रीनेश ने क्या कर लिया, वो रजिस्टर किसको दे दिया, कृष्णा को दे दिया। रजिस्टर किसका है, कौशल का। श्रीनेश ने 2 बजे तक ले लिया, 2 के बाद में किसने ले लिया वो, लेकिन कौशल को तो लग रहा अपना रजिस्टर किसके पास है, श्रीनेश के पास है। फिर सुबह रजिस्टर लेके कौन आ रहा, कृष्णा आ रहा है ना। तो उसको बोलते हैं इंट्रोस करना, उसको क्या बोलते हैं बच्चों। तो अब इसमें 3 चीजें कॉमन है, रिटेन बोले तो बिल दे रहा है सामने वाला, इंट्रोस बोले तो बिल दे रहा है सामने वाला, समझा है। डिस्काउंटिंग बोले तो बिल दे रहा है बैंक को, लेकिन नोटिंग चार्ज ये क्या है, फाइन है, पेनल्टी है। तो ये वर्ड अलग दिख रहा है हमें, समझा क्या। तो फिर अब लिखेंगे कैसे भैया इसको, तो लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे फिर से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद में फिर से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 डी, उसमें 1। तो फिर सर मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, यस बेटा डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, नोटिंग। सर फिर हमने वो ऑड वगैरह लिखना है, कोई लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन नंबर डी लिख दिया, उसको समझ में आता डी कौन सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, अब सेकंड देखो क्या बोलता है। ट्रेड बिल है, अकोमोडेशन बिल है, आफ्टर डेट बिल है और डिमांड बिल है। अब ट्रेड बिल बिजनेस के बिल होते हैं जो नॉर्मली हम लोग लेते हैं, 1-2 महीने की साइड होती है, वो ट्रेड बिल होता है, समझा क्या। ट्रेड बिल समझ में आ गया कौन कौन सा है। एक है बच्चों ट्रेड बिल, ए नंबर का। बी है अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल बोले तो सेम कंट्री, सेम जहाँ पे रहते हैं, सेम सिटी के अंदर एक बिल दूसरे के ऊपर बिल निकाले जाता है, और सेम ड्रॉवर भी वही सिटी का होता है, और ड्रॉवी भी सेम सिटी का होता है, सिटी का, नॉट अ स्टेट या मैं डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा, एक ही सिटी, अकोला है तो अकोला के रहेगा, दोनों भी अकोला है, उसको अकोमोडेशन बिल बोलते हैं। बाद में है बच्चों आफ्टर डेट बिल, एक समय के बाद में वो बिल क्या होता है, मिलता है उसको आफ्टर डेट, जैसा 2 मंथ आफ्टर द डेट, समझा क्या। आफ्टर द डेट आ गया ना, अपन वो लिखते थे 3 मंथ आफ्टर द डेट, 45 आफ्टर द डेट, तो उसको आफ्टर द डेट बिल बोलते हैं। बाद में है डिमांड बिल, बाद में कौन सा बिल है, डिमांड बिल। वो बोलते हैं जो जब मंगा तब पैसे देना पड़ेगा, आज मंगा तो आज, कल बोला तो कल, उसमें कोई डेट नहीं होती है, टाइम फिक्स नहीं होता है। लेकिन ये सभी बाकी जो 3 बिल देखे बच्चों, इसमें क्या होता है, टाइम फिक्स होता है। लेकिन डिमांड बिल एक ऐसा है जिसमें टाइम फिक्स नहीं होता है, समझा क्या। इसलिए इसमें आंसर क्या आएगा इसका, फिर डिमांड बिल। तो सेकंड लिखेंगे हम यहाँ पे डिमांड बिल। तो इस तरह से यहाँ पे हमें 3 मार्क मिल गए, अगर ये राइट है तो। यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 2 मार्क मिल गए। ये अगर एक राइट रहता तो 1 मार्क, और ये है तो ये 2, ये हो गए कितने, 2 मार्क, और इसको मिल गए 2 मार्क। 2 + 2 4, 4 + 2 6 + 3 9 मार्क हमें मिल गए। गॉट इट, यस और नो। अब है बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 1 ई क्या पूछा, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। अब देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब आपको क्या पूछा, फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। फिर सर इसमें मार्जिन चाहिए क्या, इसमें मार्जिन का कोई रोल नहीं है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। पहले बच्चों हमने फॉर्मेट क्या बनाया, अब फॉर्मेट बनाने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तो पहले लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना क्वेश्चन नंबर के हमें तो मार्क मिलने वाले है नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1, उसमें कौन सा है, ई। फिर सर वो लिखना पड़ेगा क्या, फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ, नहीं, डायरेक्ट लिखना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये देना है सेंटर में हमें हेडिंग, ये हमारा होना चाहिए बॉक्स। अगर मार्जिन है, समझो हमारे इसमें एग्जाम के आंसर शीट में मार्जिन होती है, मान लो मैं भी यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मार्जिन, ये मार्जिन थोड़ी सी ऐसे होंगी, तो मार्जिन से थोड़ा सा बाजू में से फॉर्मेट बनाना है हमें, समझा क्या, समझा क्या बच्चों। ये मार्जिन से थोड़ा सा आगे हमें फॉर्मेट बनाना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मार्जिन भी अटैच करते, नहीं, गलत है वो। ये बॉक्स दिखना चाहिए, समझा, बॉक्स क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो अभी यहाँ पे क्या आता है बच्चों, फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ, बोलो 5 टाइम, नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवर, 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 नेम एंड एड्रेस ऑफ, समझा क्या रे, पक्का समझ में आया क्या रे, पक्का। चलो अब फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवर के पहले हमें एग्जांपल रीड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा एग्जांपल है क्या। तो वहां पे दिया बच्चों, उन्होंने क्या दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। श्री अमर पाटिल, अमर पाटिल है कोई, गुरुवार पेट, कहां पे रहते ये,
गुरुवार पेट करड़, दिख नहीं रहा मुझे, क्या है वो? करड़ है, करड़ क्या है? ड्रॉज 2 months बिल, ड्रॉ करड़, करड़ ने ड्रॉ और ने ड्रॉ किया, इसका मतलब ये समझ में आ गया किसने ड्रॉ किया? अमर पाटिल ने किया। इसका मतलब ये तो ड्रॉवर है। कौन ड्रॉवर है? तो ये तो ड्रॉवर है, ड्रॉवर मिल गया हमें, यस और नो? 2 months बिल ऑन मेहुल, ऑन मेहुल, ऑन म्हणजे चावर, मेहुल यानी किसके ऊपर किया? तो मेहुल के ऊपर किया, यानी मेहुल जिसके ऊपर हम ड्रॉर कर बिल ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉवी। समझा ना? देखो फिलिंग द ब्लैंक का आंसर है यहाँ पे भी, समझा? ऑन मेहुल मनियार मूल पेबल, पेबल टू बोले तो किसको पेमेंट करना है? पेबल बोले तो पे ही, कम ऑन, पेबल बोले तो पे ही बोले तो जिसको पेमेंट करते हैं उसको पेबल बोलते हैं, समझा क्या? और वो पर्सन कौन है? पे ही कौन है बच्चों? फिर योगेश घटकर, सिटको औरंगाबाद, समझा क्या? ऑन 31st December 2007 for rupees 9,500 and she Mehul Maniyar accepted it on 2nd January 2008, समझा? तो बच्चों ये है हमारा पूरा बिल की इंफॉर्मेशन। तो इसको अभी हमें लिखना है। हमें ड्रॉवर पता चल गया कौन है, ड्रॉवी पता चल गया कौन है, और हमें पे भी पता चल गया। तो यहाँ पे क्या है? नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवर। कौन था ड्रॉवर फिर बताइए? अब हम अपने आप को श्री कभी नहीं लगाते, समझा क्या? तो अमर पाटिल बिल हम निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे हम अमर पाटिल, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप देना ना भूलना। गुरुवार, गुरुवार पेट कॉमा, गुरुवार पेट के बाद में हमें क्या देना है? करड़, बरोबर है? करड़ का है वो, बस करड़ है ना, इतना लिखे हुआ है। डेट, डेट क्या है बच्चों वहां पे? 2 Jan 2008 है, और एक है 31 December 2007। तो हमेशा ध्यान में रखना दो डेट है, कभी कभी डेट आगे भी दे भी रहती, तो पहले जो डेट आती वो हमेशा बिल्स की डेट है। फर्स्ट 31st पहले आता या 2 जनवरी पहले आता? 31st December 2000, ये पूरा अच्छे से लिखना आपने दिसंबर का स्पेलिंग, ओके? तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग? यहाँ पे रहता है हमारा स्टैम्प। उसके बाद में इसमें क्या लिखेंगे हम? अमाउंट यानी क्या लिखेंगे? रुपीज 9,500। ये एक्चुअल में ओनली का सिंबल होता है, समझा क्या? रुपीज का भी सिंबल बोलते हैं हम उसको। अब कितने महीने की साइड दिया था उसने? 2 months। तो बच्चों इसी के नीचे आना चाहिए यहाँ पे 2 months, और ये लाइन है ना, ये इसकी सेम आना चाहिए, ठीक है? साइज इसकी सेम आना चाहिए, गॉट इट? ये दोनों की लाइन भली इसकी जो लेंथ है ये बड़ी रही तो चलता, बट ये जो लेंथ है ये दोनों की ये सेम होना चाहिए। फिर ये ज्वाइन भी नहीं होना चाहिए बच्चों, इसको थोड़ा सा गैप देना है आपको एक लाइन का, गॉट इट? तो 2 months आफ्टर द डेट पेड टू मी, और मैं ऑर्डर आएगा क्या? नहीं। सेकंड लाइन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, तो यहां से आपको करना है टू, किसको पेड करना है? वहां पे उन्होंने दिया टू योगेश घाटकर, या लिखेंगे योगेश। योगेश का वाई कैपिटल होना चाहिए बच्चों, हमेशा ध्यान में रखना। घटकर का जी कैपिटल होना चाहिए। घटकर है ना, कर, कहाँ पे ये? अब ये सीट को जो है ये पूरा कैपिटल लेटर में, तो हमने भी कैपिटल लेटर में ही लिखना है, औरंगाबाद। बहुत से बच्चे सिटी स्मॉल लेटर में लिखते हैं, सिटी का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल ही होना चाहिए, समझा क्या? तो 2 months आफ्टर द डेट पे टू योगेश गटकर सिटको औरंगाबाद, और अब हीज आएगा कि देर आएगा? हीज, क्योंकि योगेश ये पर्सन है, फर्म है क्या? और हीज ऑर्डर, दूसरी लाइन भी यही से स्टार्ट होना चाहिए एक के नीचे, ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 9,500 ओनली फॉर द, ये द का टी स्मॉल, ओनली का ओ स्मॉल, एफ का ये स्मॉल, समझा क्या? ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव का आर बी स्मॉल, समझा क्या? गॉट इट? यस और नो? फिर अब ये किसको बोल रहे हैं हम, किस पे बिल चार्ज किया हमने? मेहुल मनियार। तो यहां लिखेंगे
मेहुल मनियार कहाँ पे रहते ये? मूल, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे इसकी आगे हम लिखेंगे साइन, सिग्नेचर। अब बच्चों सिग्नेचर किसकी आती है? ड्रॉवर की। समझा क्या? ड्रॉवर कौन है? ब्रैकेट में करेंगे साइन इनकी, अमर पाटिल। गॉट इट? यस और नो? और फिर यहाँ पे क्या होगा? एक्सेप्टेड। कम ऑन, यहाँ पे क्या होगा? एक्सेप्टेड। यहाँ पे आएगा सिग्नेचर, ब्रैकेट में किसकी आएंगी सिग्नेचर? मेहुल मनियार की आएंगी। मेहुल मनियार, ब्रैकेट कंप्लीट। डेट, कौन से तारीख को उन्होंने साइन किया था बिल? 2 जैन 2008। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जानबूझ के पता क्या दिसंबर और जनवरी ऐसा क्यों देते? बच्चा यहाँ पे 7 लिखता ना तो उसके दिमाग में भी रहता 7 लिख देता, तो दिसंबर के बाद में ईयर चेंज होता है। समझा क्या? तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 8। और लास्ट में बच्चों जहां पे हमारा ये कंप्लीट हुआ वहां से हमें इसको क्लोज करना है ना? तो इसलिए लास्ट जब तक पूरा बिल होता नहीं क्लोज करना नहीं। बहुत से बच्चे पहले क्लोज कर देते उसको, तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है? पहले क्लोज करने की वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे पास उतना स्पेस सफिशिएंट नहीं होता है। समझा क्या? स्पेस सफिशिएंट हमारे पास उतना स्पेस सफिशिएंट नहीं होता, और प्रॉब्लम ये हो जाता है फिर कि वो फिर गंदा दिखता है, हम वही एडजस्ट करते हैं उसको। समझा क्या? या कुछ बच्चे एकदम ही अंदर डाल देते उसको, ऐसा नहीं करना चाहिए। समझा? यस और नो? पक्का समझ में आया क्या बच्चों? चलो अब एक क्वेश्चन बचे हुआ है ना हमारा, आखिरी लास्ट वाला क्वेश्चन। तो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है देखिए, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है देखिए। Do you agree or disagree with the following statement? A bills of exchange is a conditional order. क्या आप एग्री और डिसएग्री करते हो सामने वाले सेंटेंस से? तो आपको यहाँ पे रीजन नहीं पूछा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले तो वेटेज देख लेना उसका, कितने मार्क के लिए? 1 मार्क के लिए। इसका मतलब एग्री या डिसएग्री लिखना है। हाँ, अगर 2 मार्क के लिए रहता तो समझ में आता, उसका रीजन लिखना पड़ेगा। समझा क्या? तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछा? एफ। तो क्या बोला? बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ कंडीशनल ऑर्डर। क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंडीशनल ऑर्डर होता है क्या? कैसा? नो? तो फिर आप एग्री करेंगे डिसएग्री? ये डिसएग्री है। तो फिर अब इसको, अब मेरे पास स्पेस नहीं है नीचे। समझा क्या? लेकिन फिर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 1F क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर, फिर क्या लिखोगे नीचे? आई एम डिसएग्री विद द अबाउ स्टेटमेंट या विद द स्टेटमेंट। समझा क्या? तो अगर आप, मैं बोलूंगा यहाँ पे अगर स्टेटमेंट लिखोगे और बाद में लिखोगे आई एम डिसएग्री विद द अबाउ स्टेटमेंट, तो दैट इज वेरी बेटर। वो ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि हम लिख सकते हैं ये स्टेटमेंट से मैं डिसएग्री हूँ। समझा? वैसे आपने एग्री डिसएग्री लिखा तो मार्क मिल जाएगा क्या? मार्क मिल जाएगा, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है। लेकिन एक स्टैंडर्ड स्टूडेंट वो होता है, क्योंकि वहां पे उसने 1 ही मार्क के लिए पूछा, तो वहां पे क्वेश्चन नंबर 1F उसमें 1 लिखना, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ कंडीशनल ऑर्डर नीचे लिखना आंसर आई एम डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट। मैं ऊपर के स्टेटमेंट से अपनी सहमति नहीं बताता हूं, दैट इज योर पर्सनल ओपिनियन है ये। समझा क्या? यस और नो? तो ऐसा बच्चों ये पेपर था हमारा कितने मार्क का? 15 मार्क का। कितने मार्क का? और बिल्स ऑफ एक्सचेंज था ये 5 मार्क का। तो इसको पूरा 5 मार्क कैसे मिलते सर? बच्चों अगर ये राइट लिखा, ये राइट लिखा, तो इसको सबको आधा आधा मार्क होता है। इसको तो 1 मार्क, इसको तो आधा मार्क। ये होती है बॉडी, इसको तो 2 मार्क। समझा क्या? और इसको हाफ मार्क, इसको आधा मार्क, इसको आधा मार्क। उसके बाद में इस तरह से इसको मार्किंग होती है। समझा क्या? लेकिन अगर आपने अगर यही गलत लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, मेहुल मेनियार को यहाँ लिख दिया, या अमर की जगह यहाँ पे योगेश, 1 सेकंड में 0 मिलता है। वो सोच, मार्किंग का सवाल ही नहीं आता, फिर डायरेक्ट 0। समझा? ऐसा नो? तो ये था बच्चों हमारा पेपर, क्लास की जो हमारी टेस्ट हुई थी, ये था बच्चों हमारा टेस्ट पेपर, जिसमें हमने क्या किए, सभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे लेना है, वो हमने स्टार्टिंग से अभी तक देखे। गॉट इट?